Hello everyone. So today I am here to discuss about a particular question of CM1A exam which was conducted on 11 April 2022. तो 11 अप्रैल को ये एग्ज़ाम हुआ था एंड इसका कोई भी सॉल्यूशन रिटन सॉल्यूशन और वीडियो सॉल्यूशन मैंने अभी तक पोस्ट नहीं किया था खुद से. द रीज़न बीइंग कि व्हेन आई वाज राइटिंग डाउन इट्स सॉल्यूशंस, तो जब मैंने क्वेश्चन 1 किया था, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5th किया, उसके बाद जब मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आया तो 6 का ए पार्ट आई डिड एंड जब मैं 6 का बी पार्ट अटेम्प्ट कर रहा था तो ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन पे आई हैड सम डाउट. आई वॉज नॉट फुल्ली कन्विंस्ड कि दिस एक्सप्रेशन मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस एंड इसमें कुछ ना कुछ एरर है, इसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, चाहे मैथमेटिकली या मैथमेटिकली नहीं तो आपका कुछ इंट्यूशनली लॉजिकली कुछ ना कुछ इसमें एरर है या प्रॉब्लम है. तो मैंने इसका सॉल्यूशन पोस्ट नहीं किया था एंड मैं रुक गया था. देन फ्यू डेज लेटर फ्यू ऑफ माई स्टूडेंट्स टोल्ड मी कि उनके पास सॉल्यूशंस आए कहाँ पे. आई वाज लाइक कि अभी सॉल्यूशन तो नहीं आ सकते बिकॉज रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है. दे सेड कि टेलीग्राम ग्रुप्स पे, इधर उधर ड्राइव्स पे कहीं पे कोई रिटन सॉल्यूशंस है रिटन बाय अदर पीपल जो इनको वो रेफर कर रहे हैं. वहाँ पे दे सेड कि उन्होंने तो पार्ट बी का जो 6th का पार्ट बी है वो एक्सप्लेन कर चुके हैं इस चीज़ को, है ना. वो अपना सॉल्यूशन लिख चुके हैं कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, मतलब ये चीज़ आपका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन बनता है एंड दे हैड रिटन समथिंग. तो वहाँ पर आई सेड कि नहीं, अगर किसी ने कुछ लिखा भी है तो आपको तुरंत ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इसमें एक कुछ ना कुछ इशू है. एंड दैट डे, आई थिंक दैट डे वॉज 31st ऑफ या 30th ऑफ मे, राइट. सो दैट डे आई ड्राफ्टेड एन ईमेल टू यूके सोसाइटी. आई सेड कि कुछ प्रॉब्लम या कुछ एरर हो सकता है CM1A के एग्ज़ाम में जिसके लिए मैं कुछ आपको मैं कुछ मेंशन करना चाहता हूँ. देन दे सेड कि थैंक यू एंड उन्होंने जो एग्ज़ाम सपोर्ट टीम है उनको मेरा मेल फॉरवर्ड कर दिया था. मैं आपको पूरा जो ईमेल का ट्रेल है वो दिखा रहा हूँ एंड दे सेड कि हम आपको शॉर्टली दे विल गेट इन टच विथ मी, राइट. उसके बाद एग्ज़ाम सपोर्ट टीम ने मुझसे पूछा कि अभी तक तो हमें कोई एरर रिपोर्ट नहीं हुआ है किसी भी स्टूडेंट के लिए, प्लस हमें आपका नाम दिखाई नहीं दे रहा है कि आपने इस बार CM1 का पेपर दिया था. अब जो स्टूडेंट ने इस बार एग्जाम दिया है वो एरर कैसे स्पॉट कर पाएगा, राइट. एंड देन आई एक्सप्लेन कि आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ दिस अटेम्प्ट, आई एम अ ट्यूटर जो मैं यहाँ पे CM1A पढ़ाता हूँ. एंड देन आई मैंशनड अबाउट द क्वेश्चन. आप देख रहे होंगे मैंने क्वेश्चन 6 पार्ट बी मैंशन किया था एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, उसमें क्या इशू हो सकता है वो पूरा रिटर्न में मैंने एक्सप्लेन किया था. एंड उसके बाद आई ऑल्सो मेड अ टाइमलाइन एंड द एंटायर स्टेट स्पेस एंड एवरीथिंग. एंड वहाँ पर जो एक एक्सप्रेशन मिसिंग था, जो प्रॉब्लम हो सकती थी पोटेंशियल, वो पूरा मैंने इस तरीके से PDF बना करके उनको मेल किया था. देन दे रिप्लाइड, दे सेड थैंक यू फॉर रिप्लाइंग टू अस विद सो मच डिटेल विच इज़ वेरी हेल्पफुल. अगर पेपर में कोई एरर होगा तो बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे वेबसाइट पर पब्लिश होगी जब एग्जामिनर रिपोर्ट आएगी, पोस्ट एग्जाम रिजल्ट्स. एंड इन्होंने कहा कि इन द मीन टाइम मैं आपका जो ईमेल है वो करिकुलम टीम को फॉरवर्ड कर रही हूँ ताकि मुझे फर्दर इन्फॉर्मेशन मिल सके. आई वाज लाइक ठीक है. तो उनका रिप्लाई आया कि हाय, मैंने जस्ट करिकुलम टीम से अभी उनसे मेरी बात हुई है एंड आपका जो क्वेश्चन है वो योर क्वेश्चन ऑन द April 2022 CM1 पेपर एग्जाम पेपर हैज़ बीन पास्ड टू द मार्किंग टीम टुडे. However, as the CM1 exam scripts are currently in live marking, we will not be able to reply to your question until all the exam scripts are marked. they said कि आपने जो पूरा सॉल्यूशन और जो मेंशन किया है, जो इशू आपने मेंशन किया है, तो पहले मैंने करिकुलम टीम को भेजा था. करिकुलम टीम ने अब वो है एग्जामिनर मार्किंग टीम जो अभी इस टाइम में मार्किंग कर रही है उनको फॉरवर्ड कर दिया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एक्सप्लेनेशन में या जो इशू मैंने रेस किया उसमें कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती तो करिकुलम टीम वहीं पर उस चीज़ को डिस्कार्ड कर देती. द फैक्ट दैट दे हैड फॉरवर्डेड इट टू द एग्जामिनर्स टीम, द मार्किंग टीम जो उस टाइम पे आपके CM1 के आंसर स्क्रिप्ट चेक कर रही थी, तो ऑब्वियसली इट हैड सम क्रेडिबिलिटी, राइट. एंड देन दे सेड कि सिंस अभी आपकी लाइव मार्किंग चल रही है, उस टाइम पे आपकी जो आंसर स्क्रिप्ट थी वो चेक हो रही थी, तो इस टाइम पे इससे आगे वो कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते. हाउएवर अगर कुछ भी इशू इसमें रिजॉल्व होता है, कुछ भी होता है, तो सेम क्या एग्जामिनर रिपोर्ट में आपका मेंशन हो जाएगा, राइट. तो आई सेड ओके श्योर. नाउ बिफोर वी मूव अहेड एंड टॉक अबाउट द एक्सप्लेनेशन जो उन्होंने इस पूरे पार्ट के लिए दिया है, आई वांट टू टॉक अबाउट कि मुझे इस क्वेश्चन में इशू क्या था, राइट, एंड व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू देम एंड व्हाई दिस क्वेश्चन हैज सम पोटेंशियल एरर, राइट. तो उनका एक्सप्रेशन में अगर देखूं तो आप देख रहे हैं कि 20,000 e to the power minus delta t TP 25 HH sigma 25 plus t,
राइट। तो सिग्मा है आपकी हेल्दी से सिक की इंटेंसिटी, एंड उसके बाद आपको बोला हुआ है कि 25 प्लस टी से 0.5 प्लस एस टाइम तक लगातार सिक रहा, उसके बाद सिक स्टेट में उसकी डेथ हो गई है, और बाकी सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं, राइट। तो आई रेफर टू द सॉल्यूशन जो मैंने यूके को सेंड किया था, ठीक है, जो पीडीएफ मैंने उनको सेंड की थी, आईएफओए को सेंड की थी खुद से सॉल्यूशन लिख करके। तो दिस वाज द सिचुएशन। तो क्या बोल रहा है आपसे कि 25 की एज में तो वो हेल्दी है, 25 प्लस टी पे वो हेल्दी से सिक, उसका ट्रांजिशन हुआ। उसके बाद आपसे बोल रहा है कि वो सिक से सिक रहा एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट हाफ प्लस एस ईयर्स, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट हाफ प्लस एस ईयर्स, है ना। तो कम से कम हाफ ईयर तो वो सिक रहा ही है, उसके बाद लेट्स से एस टाइम तक वो आपको और सिक रहा है, इस कैन बी एनीवे बिटवीन 0 से आगे टाइम तक। तो द प्रॉब्लम इज, आप अगर इस एक्सप्रेशन को देखेंगे जो एग्जाम में है, जो क्वेश्चन में है, मैं रेप्लिकेट करता हूं, आपसे बोल रहे हैं 0 से 29.5 e टू द पावर माइनस डेल्टा टी TP25HH सिग्मा 25 प्लस टी। तो 25 की एज में जो पर्सन हेल्दी है 25 प्लस टी पर भी हेल्दी है, उसके बाद 25 प्लस टी पर, है ना, ही टुक अ ट्रांजिशन फ्रॉम हेल्दी टू सिक स्टेट, है ना। तो दिस एक्सप्रेशन मल्टीप्लाइड बाय dt, ये इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि 25 प्लस टी पे वो हेल्दी से सिक हुआ, राइट, वो हेल्दी से सिक हुआ, और ये उस बात की प्रोबेबिलिटी है। नाउ इफ यू फोकस, अमाउंट तो आपका 20,000 था, दिस डिस्काउंट फैक्टर e टू द पावर माइनस डेल्टा टी, व्हाट डज दिस शो कि जो 20,000 की पेमेंट हुई है वो किस टाइम पर हो रही है, टाइम टी पर हो रही है ना। e टू द पावर माइनस डेल्टा टी मीन्स कि जो पेमेंट हो रही है आपकी वो टाइम टी पर हो रही है, और टाइम टी पर इवेंट क्या हो रहा है, टाइम टी पर इवेंट हो रहा है कि 25 प्लस टी, मतलब टाइम टी पर जो पर्सन हेल्दी है वो इस टाइम पे सिक हो गया। तो अगर मैं सिर्फ इतने एक्सप्रेशन की बात करूं तो दिस इज अ कंप्लीट एक्सप्रेशन इन इटसेल्फ, ठीक है, कि एक पर्सन जो अभी हेल्दी है जिस टाइम पर वो सिक होगा, उस टाइम टी पर आप क्या करो, 20,000 की आप पेमेंट कर दो, ऐसे जितने टाइम टी पॉसिबल है वो सारे केसेस को हम ऐड कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, क्लियर। नो, इसके आगे जो इन्होंने एडिशनल एक्सप्रेशन आपका ऐड किया था 0 से 29.5, है ना, माइनस टी, 0 से 29.5 माइनस टी, इन्होंने सिर्फ लिखा था 0.5 P25 प्लस टी एस बार न्यू 25.5 प्लस टी प्लस एस। इसका मतलब क्या है, अब ये तो आपको पता है कि 25 प्लस टी की एज पर वो सिक हो गया है ना। तो 25 प्लस टी से नेक्स्ट एटलीस्ट हाफ ईयर तक जो है, सॉरी 0.5 प्लस एस है ना, नेक्स्ट एटलीस्ट आपका 25 प्लस टी की एज से 0.5 प्लस एस ईयर्स तक लगातार सिक रहे, उसके बाद उस टाइम पर 25.5 प्लस टी प्लस एस, मतलब इस एज पर वो सिक से डेड में मूव हो जाए, या उसकी सिक स्टेट से क्या हो, वो डेथ हो जाए, राइट। इस प्रोबेबिलिटी से मैं मल्टीप्लाई किया हुआ, दिस एंटायर एक्सप्रेशन इज द प्रोबेबिलिटी कि एक पर्सन जो 25 प्लस टी की एज पर सिक हुआ वो एटलीस्ट नेक्स्ट 0.5 प्लस एस टाइम तक आपका लगातार सिक रहे, और उस टाइम पर क्या है, सिक स्टेट से उसकी डेथ हो जाए, ये उस बात की प्रोबेबिलिटी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नाउ दिस मेक्स सेंस अगर पेमेंट कब हो रही होती, डेथ पे हो रही होती है, इफ सिचुएशन वो समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अगर पेमेंट इस टाइम पर हो रही होती, डेथ पर हो रही होती, तो अगर डेथ पर पेमेंट हो रही होती तो पूरी सिचुएशन क्या बनती कि एक पर्सन जो अभी 25 की एज पे हेल्दी है, वो नेक्स्ट आपका लेट्स से किसी एज 25 प्लस टी पर वो हेल्दी से सिक हुआ, उसके बाद वो 0.5 प्लस एस टाइम तक लगातार सिक रहा, और उस टाइम पर तो 0.5 प्लस एस का मतलब क्या कि एटलीस्ट उसको हाफ ईयर तो सिक रहना पड़ेगा, है ना। 0.5 हम सर्टेनली उसको ऐड कर रहे हैं, एस उसके बाद से आप काउंट करना स्टार्ट कर रहे हो, तो एटलीस्ट हाफ ईयर तक तो उसको सिक रहना पड़ेगा। उसके बाद
किसी टाइम पर अगर उसकी 6 डेट से ही डेथ होती है तो उस डेथ पर क्या करो आप, पेमेंट कर दो कितने की, 20,000 की। नाउ दिस ओनली मेक सेंस अगर इस चीज को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना, अगर पेमेंट हम कब कर रहे हैं, 6 से डेथ पे कर रहे हैं, 6 से हम डेथ पे कर रहे हैं, गेटिंग अ पॉइंट। तो अगर 6 से डेथ पर पेमेंट होती है तो एक्चुअली पेमेंट होनी किस टाइम पर चाहिए, किस टाइम पर हो रही है आपकी 6 से डेथ, इस टाइम पर t प्लस हाफ प्लस s पर। तो पेमेंट कब हो गया आपकी t प्लस हाफ पर s पर। तो एक्चुअली जो डिस्काउंट आपको करना था वो करना था v टू द पावर t प्लस हाफ प्लस s से। अब v टू द पावर t मतलब e टू द पावर माइनस डेल्टा t, तो इन्होंने लिखा हुआ था, एक चीज इनको और लिखनी चाहिए थी, e टू द पावर माइनस ऑफ हाफ प्लस s, जो मैंने अपने सॉल्यूशन में मेंशन किया था कि एक्चुअली यहां पर एक एडिशनल टर्म आनी चाहिए, है ना, यहां पर एक एडिशनल टर्म आनी चाहिए, एंड दिस टर्म इज मिसिंग इन द क्वेश्चन। बिकॉज इशू क्या है, अगर आप टाइम टी पर जिस टाइम पे हेल्दी से सिक हो रहा है, अगर उसी टाइम पर आप पेमेंट कर दे रहे हैं, अगर उसी टाइम पर आप पेमेंट कर दे रहे हैं, तो इस टाइम टी पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया ना, इस टाइम टी पर आपका अश्योरेंस इज ओवर। टाइम टी पर हेल्दी से सिक हुआ, आपने कहा टाइम टी पर हमने पेमेंट कर दी, कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया। फिर इस बात की चर्चा करने का क्या मतलब है कि आप बोलो कि इसके बाद मान लो आधे साल तक कम से कम और सिक रहे, सिक से डेड हो, नहीं, आपने तो पेमेंट पहले ही कर दिया टाइम टी पर। कब, जब वो हेल्दी से सिक हुआ। तो या तो आप टाइम टी पर पेमेंट मत करो, आप कब करो, आप बोलो जब वो लगातार कम से कम हाफ ईयर सिक रहेगा, उसके बाद सिक से डेड होगी, हम तब पेमेंट करेंगे। तो वो टाइम बनेगा टी प्लस हाफ प्लस एस, तो ये एडिशनल टर्म आपको ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या पेमेंट आप नहीं कर पा रहे हो। और अगर टाइम टी पर ही आपने पेमेंट कर दी है तो फिर इस एक्सप्रेशन का ये जो एडिशनल इंटीग्रल्स के अंदर ऐड हुआ है इसका कोई भी सेंस नहीं बनता, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी टाइम टी पर आपका एक्सपायर हो चुका है, तो टी प्लस हाफ प्लस एस तक जाने की कोई भी नीड नहीं है आपकी, राइट। सो दिस वाज द प्रॉब्लम जो मुझे थी, इसलिए मैंने सेम चीज मैंने उनको अपने मेल में एक्सप्लेन किया था। अब इस चीज का थोड़ा मैथमेटिकल एस्पेक्ट समझते हैं, ठीक है। ये तो हो गई कि व्हाट सीम्स सेंसिबल एंड व्हाट एक्चुअली मेक्स सेंस, राइट। अब अगर मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो किसी भी ईपीवी में आपको पता है 3 कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। एक होता है आपका अमाउंट, एक होता है आपका डिस्काउंट फैक्टर, और एक होता है वो अमाउंट मिलने की प्रोबेबिलिटी, राइट। साथ में समेशन या इंटीग्रेशन, जो भी सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस है उनको कवर करने के लिए, ठीक है, ये रहता है आपका। अब इस एक्सप्रेशन में ये रहा डिस्काउंट फैक्टर, ठीक है, TP25HH एंड मल्टीप्लाइड बाई DT, ठीक है। प्लीज नोट कि हम DT से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दिस मल्टीप्लाइड बाई DT इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि इस टाइम टी पर पेमेंट हो रही है, एंड क्योंकि पेमेंट का डिस्काउंटिंग फैक्टर तो टाइम टी का यूज कर रहे हैं, तो मतलब वो पेमेंट टाइम टी पर मान के चल रहे हैं, तो मतलब ये इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि टाइम टी पर पेमेंट हो रही है। टाइम टी पर इवेंट क्या हो रहा है, टाइम टी पर हेल्दी से सिक हो रहा है ना, टाइम टी पे हेल्दी से सिक हो रहा है। अब उसके अलावा जो आपका ये 20,000 बचता है, और यहां पूरा ये इंटीग्रेशन से ds टाइम तक जो आपका बचता है, ठीक है, ये क्या बनना चाहिए, फिर आपका अमाउंट बनना चाहिए, बिकॉज और किसी तीसरी चीज की जगह नहीं है इस एक्सप्रेशन में, गाड़ी फुल हो गई है। हमें 3 ही चीजें चाहिए थी, डिस्काउंट फैक्टर वो हमने अलग निकाल लिया, और आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ पेमेंट एट दैट टाइम। अब डिस्काउंट फैक्टर टाइम टी का है तो टाइम टी वाली प्रोबेबिलिटी बनेगी आपकी। उसके अलावा जो भी बचता है दैट शुड कॉरेस्पॉन्ड टू अमाउंट। तो ये 20,000 मल्टीप्लाइड बाय जो ये एक्सप्रेशन है, दिस शुड कॉरेस्पॉन्ड टू द अमाउंट ऑफ द बेनिफिट। एंड उन्होंने एग्जामिनर रिपोर्ट में मैथमेटिकली अपने आप को बाल बाल बचा लिया, ये बोल के, इवन दे नो कि उनसे गड़बड़ हुई है ना, बट गलती मानना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो शायद वो पूरी तरीके से कंफर्टेबल नहीं थे अग्री करने में, तो उन्होंने मैथमेटिकली अपने आप को थोड़ा सा सेव करने का ट्राई किया कि ठीक है, ये तो डिस्काउंट फैक्टर है, ये प्रोबेबिलिटी है, तो जो बचा हुआ पार्ट है पूरा अमाउंट है, ठीक है। तो अपने आप में जो सेकंड इंटीग्रल है, अपने आप में जो ये सेकंड इंटीग्रल है आपका, ये भी एक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। आप बोलो 0 से 29.5 माइनस टी 25 प्लस टी
0.5 प्लस एस पी 25 प्लस टी एस एस बार न्यू 25.5 है, हाँ, प्लस टी प्लस एस इंटू डी एस, है ना, मल्टीप्लाई बाय 20,000। तो अब उनको मैथमेटिकली खुद को सेव करने के लिए इस पूरे बचे हुए पार्ट को बोलना पड़ेगा कि दिस इज द अमाउंट, दिस इज द बेनिफिट अमाउंट जो हम पे करने को तैयार है। अब इस बेनिफिट अमाउंट की अगर बात करें तो अमाउंट किस तरीके से बनता है, दिस इज वेरी फनी, है ना, दिस इज व्हाई आई हैव अ प्रॉब्लम। जो उन्होंने खुद को सेव करने का ट्राई भी किया तो मैथमेटिकली तो बच गए हैं, क्योंकि मैंने कहा ना ईपीवी के एक्सप्रेशन में ये चीज मिलनी है आपको, डिस्काउंट फैक्टर ये रहा, प्रोबेबिलिटी ये रही, इसके अलावा जो बचेगा वो अमाउंट बनेगा। इस पूरे इंटीग्रल के बदले अगर मैं e टू द पावर माइनस साइन टी प्लस हाफ कॉस टी भी लिख देता ना तब भी चलता, ठीक है। अगर आप लॉजिकली और इंट्यूशनली सोचो तो इस इंटीग्रल में और इसमें कोई खास फर्क है नहीं, ठीक है। इसको थोड़ा सा कुछ समहाउ दे जस्ट एक्सप्लेन इट बाय सेइंग सम रैंडम थिंग्स, बट ये भी क्या टाइम टी का कोई फंक्शन है, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय ये फंक्शन मिलके क्या बन जाएगा, आपका अमाउंट बन जाएगा, राइट। तो ये प्रोबेबिलिटी किस बात की है कि 25 प्लस टी की एज पे जो पर्सन सिक है वो अगले 0.5 प्लस एस टाइम तक लगातार सिक रहे, उसके बाद उस एज पे क्या हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, ये उस बात की प्रोबेबिलिटी। अब रेंज आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है तो मैं रेंज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, है ना, कि एटलीस्ट हाफ ईयर्स तक हमें सिक रहना था और टाइम टी के बाद ये टाइम आना चाहिए, तो वो सब रेंज उसके हिसाब से आई हुई है। तो ये आपका अमाउंट बनेगा। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये कि किसी भी टाइम पर जो बेनिफिट मिलेगा वो तो टाइम टी पर ही मिल रहा है ना, क्योंकि पेमेंट टाइम टी पर हो रही है। अगर हमें उसी एक्सप्रेशन के साथ चलना है तो टाइम टी पर हो रही है, टाइम टी पर क्या हेल्दी से सिक हो रहा है, तो टाइम टी पर पेमेंट करनी है, तो अमाउंट कितना मिलेगा आपको, आप बोलोगे 20,000, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक प्रोबेबिलिटी से। वो प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगले आधे साल तक आप लगातार सिक रहो और उसके बाद आपकी मर जाए, आप मर जाओ, उसकी प्रोबेबिलिटी से आप मल्टीप्लाई करोगे एंड जो अमाउंट आएगा वो आपको बेनिफिट के तौर पे दे दिया जाएगा। नाउ एज आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, मैथमेटिकली वो बाल बच गए हैं, बिकॉज एज आई सेड कि अंदर कोई भी फंक्शन हो, स्कोप ही खाली किसका है, अमाउंट का है, तो उस पूरे को आप अमाउंट की तरह ही आपको ट्रीट करना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज की ये कोई प्रोबेबिलिटी है डजंट मीन कि इसका अपने आप में कोई खास सिग्निफिकेंस है, ठीक है, कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है। ये पता किस तरीके की आपकी पॉलिसी बन रही है, अगर हम उनके इस एक्सप्रेशन और उनके इस एक्सप्लेनेशन के साथ अगर हम जाएं, ये इस बात की इस तरह का बेनिफिट बन रहा है कि आप मुझसे जब ये बेनिफिट परचेज करने आओगे तो आप मुझसे पूछोगे सर मुझे अमाउंट कितना मिलेगा, है ना, सर मुझे अमाउंट कितना मिलेगा, तो मैं बोलूंगा भाई जिस भी टाइम पर आप सिक होगे उस टाइम पर बेनिफिट आपको पे कर देंगे। तो पूछेंगे ठीक है बेनिफिट तो पे कर देंगे लेकिन कितना मिलेगा, तो बोलूंगा कि जिस टाइम पर आप आओगे ना लेने के लिए, तो उस टाइम पर मैं क्या करूंगा 20,000 को मल्टीप्लाई करूंगा। मान लो आप अगर आज से 1 हफ्ते बाद सिक हो गए, मान लो 3 महीने 2 हफ्ते बाद अगर आप सिक हो गए, तो जब आप सिक होगे और आप बेनिफिट मुझसे लेने आओगे तो उस टाइम पर मैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूंगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगले हाफ ईयर्स तक आप सिक रहोगे और उसके बाद आपकी डेथ हो जाएगी, तो वो प्रोबेबिलिटी मैं निकालूंगा और उसको मल्टीप्लाई करूंगा 20,000 के अमाउंट से, और वो अमाउंट मैं आपको आज दूंगा, ये नहीं कि मरने पे दूंगा, नहीं आज ही दूंगा। तो द कॉमन सेंस इज व्हाई एम आई बॉदर्ड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग टू हिम इन द फ्यूचर, जबकि मुझे वो बेनिफिट आज पे करना है। इट वुड हैव मेड अ लिटिल सेंस ओनली इफ अगर मुझे पेमेंट फ्यूचर में कभी करनी होती या किसी और कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग करनी होती जहां पर उसका ड्यूरेशन ऑफ सिकनेस फ्रॉम नाउ एंड वेदर और नॉट इफ ही डाइज फ्रॉम सिक स्टेट मैटर करती, जबकि वो मैटर ही नहीं कर रही, मुझे पेमेंट आज ही करना है, तो इस प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस नहीं है। एक बात। दूसरी बात, देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन बिहेवियरल फाइनेंस कि जब भी आपको सपोज कोई चीज़ सेल करनी है या कुछ भी, अगर आपको मार्केट में अगर आपको कुछ भी चीज़ आगे बढ़ानी है तो आप हमेशा चीज़ों को अपसेल करते हैं, आप पॉजिटिव साइड दिखाते हैं, ताकि जब आप उस पॉलिसी को सेल करें या किसी भी चीज़ इन्वेस्टमेंट अगर आप करवा रहे हैं या कुछ भी करवा रहे हैं तो हमेशा क्या एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख के
पूरी सिचुएशन को फ्रेम किया जाता है ताकि सामने वाला कन्विंस हो आपके साथ बिजनेस करने के लिए। तो कभी अगर आपने ऐसा देखा हो कि जहां पर जो बेनिफिट अमाउंट है, अब जैसे इसकी मैं अगर बात करूं तो इसमें कोई बेनिफिट अमाउंट तो फिक्स है नहीं, है ना, आप बता ही नहीं पा रहे हो कि कितना बेनिफिट देना है। आप बोलोगे जब बीमार पड़ोगे तब उस टाइम पे प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, बट हम प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको 20,000 मल्टीप्लाई करके वो अमाउंट दे देंगे। तो जहां पर वेरिएबल बेनिफिट होते हैं, जहां पर भी ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जहां पे अमाउंट आपका फिक्स नहीं है, चेंज हो रहा है, तो उस केस में क्या मिनिमम अमाउंट कोट किया जाता है हमेशा, है ना। हमेशा ये बोला जाता है कि भाई कम से कम 20,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना, उससे आगे और बढ़ सकता है, और भी मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ बोनस कंपनी माइट अर्न, कंपनी माइट डिक्लेयर, है ना, और भी क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन इतना मान के चलो कम से कम 20,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा कभी कोट नहीं होगा कि तुम्हें मिलेगा, हमें नहीं पता कितना मिलेगा, पर ये पक्की बात है कि 20,000 से तो कम ही मिलेगा, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, एक नेगेटिव सेंटिमेंट इंपार्ट कर रहे हो वाइल सेलिंग योर ओन बिजनेस, है ना, और इस तरीके से कभी भी जो बिजनेस है वो प्रमोट नहीं होता है। गेटिंग ए पॉइंट। तो अब अगर मैं इस अमाउंट की बात करूं, इस बेनिफिट अमाउंट की बात करूं, आप अगर मुझसे पूछने आओगे कि क्या अमाउंट हमें मिलना चाहिए, क्या अमाउंट हमें मिलेगा, तो ये पक्की बात है कि अमाउंट क्या है, 20,000 इंटू सम अपसर्ड प्रोबेबिलिटी, जिसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है, बट फिर भी है। नाउ सिंस दिस इज प्रोबेबिलिटी, इट विल ऑलवेज बी बिटवीन 0 से 1 के बीच में रहेगी आपकी प्रोबेबिलिटी। दिस विल बी अ फ्रैक्शन, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो अमाउंट आएगा वो आपका 20,000 से कम ही आने वाला है। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं, जब आप मुझसे पूछने आओगे कि बेनिफिट अमाउंट कितना मिलेगा, तो मैं आपको कुछ इस तरह से कोट कर रहा हूँ कि मुझे नहीं पता, मैं उस टाइम पे प्रोबेबिलिटी निकाल के मल्टीप्लाई करूंगा आपके बेनिफिट अमाउंट में, और वो अमाउंट पक्की बात है 20,000 या उससे तो कम ही रहेगा। सो दिस इज नॉट अ वेरी गुड वे टू सेल अ बिजनेस। गेटिंग अ पॉइंट। सो देयर आर मेनी इश्यूज जो उन्होंने ये पूरा अपना जस्टिफाई करने का ट्राई किया है कि नहीं ऐसा बेनिफिट एग्जिस्ट कर सकता है, इट वोंट मेक एनी सेंस। एंड दूसरी बात मैथमेटिकली, यस मैथमेटिकली, जैसे कि मैंने कहा कि ये तो आपके अमाउंट का पार्ट बन गया, तो जस्ट बिकॉज ये प्रोबेबिलिटी बन रहा है डजंट मेक इट क्वाइट स्पेशल कि यार प्रोबेबिलिटी है तो कुछ इसके पीछे का लॉजिक है, डीप मीनिंग रही होगी, ऑफ कोर्स नहीं, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। इसके पीछे आप टी का कोई भी फंक्शन बना दो, कुछ भी आप एब्सर्ड चीज मल्टीप्लाई कर दो, इट वुड मेक इक्वल सेंस, राइट। तो उनके रिपोर्ट पे आते हैं अगर, तो रिपोर्ट में दे हैड सेड कि उन्होंने जो प्रोबेबिलिटी को अमाउंट का पार्ट बता करके उस तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है। And they have said कि although the benefit described in part B could exist and could be described fully, I agree sir कि it can be described fully, as I said कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो वो अमाउंट का पार्ट बनना है, तो बोल तो सकते हैं कि अमाउंट हम ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं, बट वुड इट मेक सेंस, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। It was not the benefit the examiners had intended to present and neither was it one which candidates were used to seeing। बोले बट हुआ क्या कि एग्जामिनर ये चीज़ देना नहीं चाहते थे, उनको भी पता है कि उनसे एक चीज़ मिस हुई है, जो वो लिखना चाह रहे थे वो उनसे टाइपिंग में फॉल्ट हो गया है, राइट। एडिंग एन एक्स्ट्रा टर्म ऑफ e टू द पावर माइनस डेल्टा s प्लस हाफ, जो मैंने मेंशन किया था, जो मैंने मेरे ईमेल में मेंशन किया था कि सेकंड इंटीग्रल में ये टर्म आनी चाहिए कि एडिंग एन एक्स्ट्रा टर्म दिस टू द सेकंड इंटीग्रल द सॉल्यूशन बिकम्स, अगेन जो मैंने उनको एक्सप्लेन किया था कि एटलीस्ट हाफ ईयर तक सीख रहे और सीख के बाद उसकी डेथ हो तो बेनिफिट उस टाइम पर पे होगा, ठीक है, एट द टाइम ऑफ डेथ पे होगा। नाउ द क्वेश्चन एज इट अपीयर्स इन द एग्जाम पेपर इज हार्डर देन द एग्जामिनर्स हैड इंटेंडेड। नो सर, इट इज रॉन्ग एंड इट इज नॉट सेंसिबल एंड विच एग्जामिनर्स हैड इंटेंडेड। वी recognize this and to mitigate the increased difficulty marks were awarded either for the correct solution as it appeared in the paper or for the solution to the intended question। कभी ऐसा नहीं हुआ कि just because कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट है इसलिए उसमें मार्क्स दिए जा रहे हो। मार्क्स हमेशा अवॉर्ड किए जाते हैं अगर हमेशा ऐसा लगा है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम रही है या कुछ एम्बिग्यूटी है क्वेश्चन की लैंग्वेज में, कुछ कंफ्यूजन है, जिससे क्या है एक रॉन्ग सॉल्यूशन आपका स्टूडेंट समझ सकता है और उसको लिख सकता है। उस केस में हमेशा क्या है अवॉर्ड किए जाते हैं मार्क्स, ना कि इस वजह से कि जस्ट बिकॉज की क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था हम उसको मार्क्स एक्स्ट्रा दे दे रहे हैं, राइट। अब माय प्रॉब्लम विद दिस इज कि दे सेड कि किसी ने अगर करेक्ट सॉल्यूशन लिखा है, मतलब वो प्रोबेबिलिटी को अमाउंट का हिस्सा मान के लिखा है, अगेन आई एम सेइंग मैथमेटिकली ऑफ कोर्स इट इज जस्टिफाइड, तो नंबर्स मिलेंगे बिकॉज ठीक है। अदरवाइज किसी ने अगर ये दूसरा वाला टर्म समझ के लिखा है
तो उसको भी नंबर मिलेंगे। अब जब ये टर्म वहाँ पर है ही नहीं तो स्टूडेंट लिखेगा कैसे? और अगर स्टूडेंट लिख रहा है दैट सिंपली मीन्स कि उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, वो बस याद करके गया था क्योंकि आपके स्टडी मैट में इस तरह का एक क्वेश्चन है तो उसने इस तरह का एक क्वेश्चन देखा था, उसको याद है जब भी ऐसा कुछ होता है तो इसका मतलब क्या है। तो अगर सिर्फ एक ही कंडीशन है जब स्टूडेंट एक्चुअली ये सॉल्यूशन लिख सकता है जो कि वहाँ पर एक्सप्रेशन था भी नहीं, वो सिर्फ एक ही कंडीशन में पॉसिबल है कि अगर स्टूडेंट को याद है, अगर स्टूडेंट याद करके गया है या स्टूडेंट ने क्वेश्चन देखा था, उसने जल्दबाजी में देखा कि ये तो वैसे ही क्वेश्चन है और हम एज इट इज़ हमें सॉल्यूशन याद है, हमें पता था कि हमें क्या लिखना है, तो हमने वो लिख करके उसमें रख दिया। एंड दैट इज़ एक्चुअली मोर सैड, राइट, कि जो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है और स्टूडेंट याद करके लिख रहा है, सो वो एक ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। ऑल इन ऑल देयर वाज दिस प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन एंड they have tried to justify it mathematically, somehow mathematically वो बच गए हैं, but again it doesn't make much sense। and जो दूसरा एक्सप्रेशन है, अगर आपने इन दोनों में से किसी एक भी अगर आपने लिखा है, अगर आप सच में जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनता है उसका एक्सप्लेनेशन बनता है, अगर आप वो लिख पाएँ तब आपको मार्क्स मिले होंगे, या फिर समहाउ अगर आपको याद था और आपने जो एक्सप्रेशन एग्जिस्ट नहीं करता आपने उसकी भी डेफिनेशन अगर लिख दी है समहाउ, तो आपको उस केस में भी इस पार्ट में मार्क मिले होंगे। तो आपके पास जो सॉल्यूशन आई आप उसमें चेक कर सकते हैं कि आपको इसमें मार्क्स मिला है कि नहीं मिला है, राइट। सो दिस इज इट, दिस इज अबाउट द क्वेश्चन 6 पार्ट बी ऑफ April CM1A IFO examination. Thank you.